नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। 264 करोड़ का पुल ध्वस्त, चिराग पासवान ने उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल एक महीने में नहीं टिक पाया और 29वें दिन ध्वस्त हो गया। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। पुल ढहने की घटना को लेकर अब तक विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार पर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए गुरुवार को लिखा, 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा आज ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 263 करोड़ से 8 साल में बना लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और ना ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पद निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। मंत्री बोले 70 घाट पुल के बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि 70 घाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 70 घाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर से आ रही सड़क पर स्थित एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल तक पहुंचने का पथ कट गया है। जिस पुल के हिस्से के क्षतिग्रस्त होने या ध्वस्त होने की बात कही जा रही है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुल टूटने पर नीतीश के मंत्री ने दिया बेतुका बयान, कहा प्राकृतिक आपदा में पुल टूट जाते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में 70 घाट मुख्य पथ को जोड़ने वाले पुल के ढह जाने के बाद सरकार की तरफ से पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने सफाई दी है। यादव ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें सड़कें बहना और पुल टूटना आम बात है। नंद किशोर यादव ने दी सफाई। इसके अलावा नंद किशोर यादव ने कहा है कि 70 घाट का पुल पूरी तरह सुरक्षित है। बांध के अंदर एक पुल का अप्रोच रोड बह गया है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें सड़कें और पुल बह जाते हैं। वह कहते हैं कि 70 घाट पर 3 ब्रिज हैं। 2 किलोमीटर दूर छोटे ब्रिज का अप्रोच रोड टूट गया है। पूरे 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 16 जून को हुआ था उद्घाटन। बता दें, इस पुल का उद्घाटन 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं किया था। इस पुल को 70 घाट महासेतु के नाम से जाना जाता था। इस पुल के ढहने का कारण बताया जा रहा है पानी का तेज बहाव। बताया गया है कि यह पुल पानी को दबाव नहीं झेल सका और 1 महीने से भी कम समय में ही गिर गया। इसमें अब लोगों का लालछापुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का लिंक फिलहाल समाप्त हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के नागरिक पोस्टल बैलेट से नहीं डाल सकेंगे वोट। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं अन्य उपचुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि 80 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगों एवं जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों और कोरोना संक्रमितों को पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। ऐसे में जब कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से बुजुर्गों को बिना वजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे मैन पावर, कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि वे मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर है, दिव्यांग मतदाता, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, कोरोना संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटाइन में हैं, पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय के दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल को लेकर चुनाव नियमों में बदलाव किया था। बीते 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। यही नहीं, निर्वाचन आयोग के सुझावों पर नियमों में बदलाव करते हुए मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की इजाजत दी थी। अब निर्वाचन आयोग ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60C के तहत नई अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि वे मतदाता जात 65 साल या इससे अधिक की उम्र के हैं, वे चुनावों उपचुनावों में पोस्टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दलित पिटाई मामला, बीजेपी पर भड़की प्रियंका, कहा इस अन्याय के खिलाफ जी जान से लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले कथित तौर पर निर्दयता से एक दलित दंपति को नजर आ रहे हैं। इस घटना ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, गरीबों पर हमला, दलितों पर हमला, किसान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, यही तो है भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र। उन्होंने कहा इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जी जान से लड़ेगी। राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। पीएम को पत्र लिखकर किया आग्रह। कांग्रेस की किसान इकाई किसान कांग्रेस ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस मामले में संज्ञान लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने कहा, भाजपा की सरकारों में किसानों और दलितों पर हमले आम बात हो चुकी है, इसलिए हम सीधे प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वह ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वह और किसान कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी जल्द ही गुना जाएंगे और इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, पीएम ने आर्थिक गड्ढा खोदा, उससे गरीबों को मनरेगा ही निकाल रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि मनरेगा के बिना गरीबी नहीं, गरीब मिट जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक गड्ढा खोदा है उससे गरीबों को आज मनरेगा ही निकाल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनरेगा में लोगों से बस गड्ढे खुदवाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पीएम ने आर्थिक गड्ढा खोदा उससे आज मनरेगा ही निकाल रहा है। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने लद्दाख मसले पर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल किया था। इसमें एक सुरक्षा विशेषज्ञ का दावा था कि केंद्र सरकार एलएसी के मुद्दे पर चीन के साथ तनाव को लेकर मीडिया को गुमराह कर रही है। गलवान घाटी में यह स्थिति भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सोनिया ने की थी स्कीम का इस्तेमाल करने की मांग। कोरोना संकट के बीच जून में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की थी कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा था कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने के फैसले को ममता ने बताया तानाशाही। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने कुछ स्टाफ को बिना सैलरी के 5 साल तक जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के इस फैसले पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का ये फैसला हैरान करने वाला है। क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है? 5 साल तक बिना सैलरी के कैसे संभव है? देश में क्या हो रहा है? ममता ने कहा कि अर्थशास्त्रियों ने लोगों को पैसा देने की बात कही है, लेकिन वे चुनावों के दौरान केवल कुछ लोगों को पैसा देते हैं। ममता बनर्जी ने सभी ट्रेड यूनियन से अपील की है कि वे एक साथ रहें और संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि 5 साल का समय एक राजनीतिक स्टंट है, हर कोई डरा और शर्मिंदा है। बता दें, बुधवार का खबर आई थी कि एयर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे कहा गया है। यह छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। वहीं एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी की है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट पर भी विचार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे पर एनजीटी ने लगाया 91.2 लाख रुपए का जुर्माना, जल्द चुकानी होगी रकम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रेलवे को 91.2 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति भरने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। मामला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में रेलवे की छोटी लाइन पर सीमेंट जैसे माल की लदाई और उसे उतारने से जुड़ा है, जिसके चलते वायु प्रदूषण हुआ। अधिकरण ने कहा कि मुआवजे की रकम 2 महीने के भीतर जमा की जाए अथवा उसे दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकरण को सूचित किया था कि सीमेंट, उर्वरक, अनाज तथा अन्य माल के वैगन तथा ट्रकों पर लदान करने और उतारने से वायु प्रदूषण हुआ, जिससे नजदीक के इलाकों में रहने वाले लोगों को श्वसन संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस ए गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई रेलवे मंत्रालय को करने दी जाए। मुआवजे की रकम 2 महीने के भीतर जमा की जाए अथवा अधिग्रहण को संबंधित अधिकारी के वेतन को रोकने अथवा अधिकारी को जेल भेजने जैसे दंडात्मक कदम उठाने होंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में रेलवे के माल गोदाम के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और इसके एवज में जो क्षतिपूर्ति आंकी गई है वह 91.2 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद में रेलवे के माल गोदाम के आसपास प्रदूषण मानक स्तर से कहीं अधिक पाया गया। अधिकरण उत्तर प्रदेश के निवासी शिवांश पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें दावा किया गया है कि फैजाबाद में रेलवे के माल गोदाम के आसपास माल की ढुलाई के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में है लॉकडाउन तो फिर झारखंड में कैसे आ रहे हैं लोग? हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में संक्रमण के बढ़ते हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना जांच का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में हो रही है। इसे प्रखंड स्तर तक लेकर जाएंगे। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार को स्पष्ट संकेत दिया है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ेगा। जांच के बाद ही चीजें आती हैं, इसके लिए आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। साथ ही बिहार से झारखंड आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं, वहां से गतिविधि क्यों नहीं रुक रही है। हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि 125 करोड़ वासियों का देश भारत है और सभी संक्रमित हो जाएंगे तो बेड भी कम हो जाएगा। इस संक्रमण में डॉक्टर की भूमिका कम, नर्सिंग की ज्यादा है। घरों में भी अपनी व्यवस्था पॉजिटिव लोग कर सकते हैं, इसका भी बेहतर प्रबंधन होगा। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। संक्रमित लोगों को पूरी जानकारी सूचना केंद्र से मिलेगा। पहले की अपेक्षा देखें तो टेस्टिंग में ठीक ठाक स्थिति है और ये सारे संसाधन कैसे हम व्यवस्था कर रहे सरकार ही जानती है और बेहतर प्रबंधन कैसे हो, नए सिरे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हुए 55 घोटाले, सीएम में हिम्मत है तो स्पष्टीकरण दे, मंत्री का इस्तीफा ले तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में वर्तमान की नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 55 घोटाले हुए हैं और इन्हीं घोटालों की देन है कि गोपालगंज में पुल उद्घाटन के बाद ध्वस्त हो गया है। 8 साल में पुल ध्वस्त हो गया है। 264 करोड़ की लागत से पुल बना था और सिर्फ 30 दिन पहले ही पुल का उद्घाटन हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि कहलगांव में भी डैम उद्घाटन से पहले ही टूट गया था। बिहार सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। उन्होंने बताया कि नए पुल में प्रोटेक्टिव पिंचनिंग का काम नहीं हुआ था। सीएम ने वाहवाही के लिए समय से पहले ही उद्घाटन किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अच्छा हुआ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, कंपनी को अविलंब ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और कंपनी से रिकवरी भी की जाए। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी मछलियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार में समय से पहले पुल और डैम ध्वस्त हो रहे हैं, ये अब एक ट्रेंड बन चुका है। आरजेडी नेता ने कहा कि सीएम से मेरा सवाल है कि बिहार में जिन 55 घोटाले के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, नीतीश कुमार उस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। सीएम बताए कि वह कोविड-19 को कैसे हैंडल करेंगे, पुल क्यों टूट रहे हैं। पुल टूटने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से नंद किशोर यादव का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ना तो हिम्मत और ना हैसियत है कि वो नंद किशोर यादव से इस्तीफा ले, मेरी खुली चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी अब तक खराब अव्यवस्था के जिम्मेदार के रूप में हटाया नहीं गया। वह आज हालात सबके सामने है। आरजेडी के सर्वे सर्वा ने कहा कि आज बिहार में हालात भगवान के भरोसे है, यहाँ तक कि लॉकडाउन भी भगवान के भरोसे ही है। एम्स में सिर्फ वीवीआईपी को एडमिशन मिल रहा है और सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है कि वहां कोई समुचित व्यवस्था ही नहीं है। अंत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी मां डायबिटिक पेशेंट है, मैं नहीं चाहूंगा मेरे आसपास के लोगों को परेशानी हो। अगर किसी को परेशानी हो तो उसकी जांच हम कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोपालगंज 29 दिन भी नहीं चला 264 करोड़ का पुल, नीतीश ने किया था उद्घाटन। जी हां दोस्तों, बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तो बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से प्रशासन की नाकामी। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई। 1 महीने पहले ही 70 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत पानी में बह गई। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुल का उद्घाटन किया था। लोगों का कहना है कि 1 माह पूर्व ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया है। लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया है। इधर के लोगों का लाल छाप
पर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का लिंक बंद हो गया है। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। बता दें कि गोपालगंज में बुधवार को 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। गंडक के इतने बड़े जलस्तर के दबाव से इस महासेतु का अप्रोच रोड टूट गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम छुए बिना वोट, शीशे की दीवार और सिरिंज से इंक। बिहार चुनाव में इस बार अनोखे तरीके से होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में पहली बार देश में चुनाव होने जा रहा है। करोड़ों वोटर्स वाले राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां की जा रही है। ईवीएम को छुए बिना वोटिंग के लिए टूथपिक के बराबर बांस की लकड़ी, पोलिंग ऑफिसर्स की टेबल पर शीशे की दीवार, डिस्पोजेबल सिरिंज से अंगुलियों पर निशान जैसे उपायों पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद से देश में यह पहला चुनाव है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। महामारी के इस दौर में यह चुनाव पहले से काफी अलग होने जा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रस्तावों पर मंथन में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिस्पोजेबल सिरिंज से इंक लगाने का विकल्प सुरक्षित विकल्प है। हर यूज के बाद इसे फेंका जा सकता है। पोलिंग ऑफिसर्स को शीशे की दीवार के पीछे रखने की आवश्यकता है ताकि वोटर से अधिकारी को या किसी अधिकारी से वोटर्स को संक्रमित होने की संभावना बेहद कम रहे। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ईवीएम के बटन को दबाने और वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए दस्ताने और बांस की छोटी लकड़ियों की वकालत की जा रही है। हर वोट के बाद ईवीएम को सैनिटाइज करना संभव नहीं है। हम प्लास्टिक के किसी सामान का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे संक्रमण की संभावना रहती है। बांस की लकड़ियां पर्यावरण हितैषी है और इन्हें नष्ट करना भी आसान है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावों को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है। सीईओ बिहार एचआर श्रीनिवास ने कहा, बूथ पर वोटर्स की सुरक्षा के लिए हमने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वोटर्स किसी वस्तु के संपर्क में न आए और स्पर्श रहित तरीके से वोटिंग हो। हालांकि इस पर अमल भी लॉजिस्टिकल चैलेंज है। राज्य में 7.18 करोड़ वोटर्स हैं और 1.6 लाख बूथ हैं। इसके अलावा बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना भी एक चुनौती होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार स्टेट खादी बोर्ड ने दस्तानों की खरीद की जाएगी। इससे ग्रामीण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया, राज्य के खादी बोर्ड को खादी दस्तानों पर काम करने के लिए कहा गया है। अन्य सामानों की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।